अगर आप भी मलेशिया का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मौज़ अली गुरकी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने रिसेंट मलेशिया ट्रिप की तमाम कोस्ट, आइटनरी और जनरल गाइडलाइन जो कि मैंने वहां पर महसूस की। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन मिल जाएगा वीज़ा प्रोसेस का, अराइवल रजिस्ट्रेशन का, होटल्स का, मील्स का, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं और उसके अलावा भी सारे मिसलेनियस चार्जेस जो कि आपके वहाँ पर हो सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं वीडियो को। और आपको देख के लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी है तो ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं अपने ट्रिप की इच्छी बिच्छी आपके सामने रखने वाला हूं। और अगर आप मेरे मलेशिया के ट्रिप का कंप्लीट ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मलेशिया की तमाम प्लेलिस्ट मौजूद हैं। आप वहां जाकर कंप्लीट व्लॉग्स देख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छी जनरल गाइडलाइन मिल जाएगी और वो तमाम चीज़ें जो मैंने वहाँ पर देखी और जो एक्सपीरियंस की और जो गलतियाँ मुझसे हुई वो तमाम वहाँ पर मैंने बयान की हुई हैं। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वो वीडियोस आपको अच्छी लगे तो कंसीडर लाइकिंग देम, कमेंटिंग देम और सब्सक्राइबिंग टू चैनल, जिससे मेरी वीडियोस मजीद लोगों तक पहुंच सकेगी और मजीद इस तरह का कंटेंट आपके लिए बना सकूंगा। तो चलें अब बेसिक गाइडलाइन से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी बेसिक गाइडलाइन में सबसे पहले हम उन सवालों पे बात करेंगे जो मुझसे मेरे दोस्त और सब्सक्राइबर अक्सर ऑनलाइन पूछते हैं। तो उनमें सबसे पहला ये है कि मलेशिया की इमिग्रेशन कैसी है, क्योंकि हमने ऑनलाइन काफी खबरें और वीडियोस देखी हैं कि जिसमें मलेशिया की इमिग्रेशन के बारे में लोग तरह तरह की खबरें फैलाते हैं। उस पर काफी खबरें सच्ची भी हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त मलेशिया गए थे तो उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि उनके कुछ जानने वाले वहां पर गए थे जिसमें 4 का ग्रुप था और उनमें से एक भाई बाद में इस ग्रुप में ऐड हुए और उनका वहां पर स्टे तकरीबन 5 दिन का था और उनके पास से 3 दिन की होटल बुकिंग थी। और जब वो इमिग्रेशन पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपने होटल बुकिंग दिखाई, तो उन्होंने 3 दिन की होटल बुकिंग दिखाई जबकि उनकी रिटर्न टिकट पे 5 दिन का ट्रैवल का टाइम था। तो जिसकी वजह से मलेशिया की इमिग्रेशन ने उनको रोक लिया और उनको एंट्री देने से इनकार कर दिया। अगर आप इस तरह की चीजों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जिसका आपका खास ख्याल रखना है कि अगर आप मलेशिया ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपके पास मलेशिया की कंफर्म रिटर्न टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग और इसके अलावा आपके पास कंप्लीट आइटनरी होनी चाहिए कि आप कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं, ताकि आपका प्रोसेस बहुत आसान है। और इसके बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज है उसमें वहाँ का अराइवल रजिस्ट्रेशन कार्ड है। तो मेरी पहली गलती जो मैंने वहां पर की, क्योंकि मैं सिंगापुर से बाय बस मलेशिया आया था तो मैंने जल्दी जल्दी में इसका अराइवल कार्ड फिल करना भुला दिया था, तो जिसकी वजह से मुझे वहां पर काफी मसले का सामना करना पड़ा और मेरे पास सिम भी नहीं थी। अगर आपने सिंगापुर की वीडियो देखी है जिसका लिंक मैं यहाँ कहीं डाल दूंगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने सिंगापुर में सिम नहीं खरीदी थी, जो कि मैंने गलती की, जिसकी वजह से मुझे वहां पर ऑनलाइन कार्ड फिल करने में काफी मसला पेश आया। तो आपने ये गलती नहीं करनी। जब भी आप मलेशिया जा रहे हैं आप फ्लाइट से पहले अपने होम कंट्री में, जहाँ से भी आप लाहौर, पाकिस्तान या इंडिया से या कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप वहीं से अराइवल रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल कर सकते हैं। अराइवल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, होटल जहाँ पर आप रह रहे हैं, कितने दिनों के लिए रह रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और 5 से 6 मिनट में आप पूरा कार्ड फिल कर लेते हैं। तो ये जो पहली चीज है जिसका आपने वहां पर ख्याल रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मलेशिया की करेंसी के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम या तो यूएसडी में बात करेंगे या रिंगिट में, क्योंकि पैसे की जो वॉलेटिलिटी है वो आपको पता ही है। तो जी एक जो रिंगिट है उसमें तकरीबन एक यूएसडी में आपको 4 से 5 रिंगिट मिल जाते हैं और एक रिंगिट के लिए आपको इंडियन 20 रुपए देने पड़ते हैं। और पाकिस्तान में एज पर नाउ जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी वैल्यू 63 रुपीज है। 63 रुपीज के इवज आपको एक रिंगिट मिलेगा। तो जो भी मैं कॉस्ट ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करूंगा वो रिंगिट में होगी या यूएसडी में होगी। ये तो बात हो गई करेंसी। और अब ये कि आपने करेंसी लेनी कहाँ से। आप जहां से भी ट्रैवल कर रहे हैं आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप अपने मुल्क से यूएसडी साथ लेकर जाएं, क्योंकि यूएसडी का आपको मलेशिया में काफी अच्छा रेट मिल जाता है। अगर आप सिटी सेंटर से लेते हैं तो आपको बेस्ट रेट मिलेगा। आप जैसे ही आप एयरपोर्ट पे या जहां भी पहुंचते हैं, जहां पे आप अराइवल आपका होता है, तो वहां पर आपने सिर्फ उतने रिंगिट चेंज करवाने हैं जिससे आप बासानी उस एयरपोर्ट से या जहां से भी आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वहां से अपने होटल पहुंचे और एक टाइम का आप खाना खा सके। तो मेरा एस्टिमेट है कि $50 या $100 अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं तो इट इज मोर देन इनफ कि आप बड़ी आसानी से अपने होटल पहुंच के अच्छा सा खाना खा के चेक इन कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप बाकी करेंसी एक्सचेंज करवाना चाह रहे हैं तो वो अगर आप सिटी सेंटर से करवाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। मैंने जहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाई थी, मैंने बुकित बिन तांग जो कि कुआलालंपुर का सिटी सेंटर है वहां से करेंसी एक्सचेंज करवाई थी, तो मुझे काफी अच्छा रेट मिला था। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि करेंसी एयरपोर्ट से उतनी ही चेंज करवाएं जितनी आपको जरूरत है इनिशियल पहले दिन के लिए। उसके बाद आप सिटी सेंटर से बड़े अच्छे रेट पे करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझसे जो गलती हुई, क्योंकि मैं सिंगापुर से बाय बस आया था, तो मैंने जहाँ पर बॉर्डर क्रॉस किया था वहां पर मेरे पास कोई खास ऑप्शन नहीं थी कि मैं वहां से करेंसी एक्सचेंज करवा सकता। तो मैंने मजबूरन मुझे एटीएम से पैसे निकलवाने पड़े, क्योंकि मुझे सिम कार्ड खरीदनी थी। और यहाँ पर एक और गाइडलाइन आपके लिए है कि अगर आपने सिम कार्ड खरीदनी है, ट्राई टू परचेज दैट फ्रॉम सिटी। अगर आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड खरीदते हैं तो तकरीबन आपको डबल पैसों में मिलेगी। और आपके पास डिफरेंट बजट ऑप्शन है जहाँ पे अपनी सिम कार्ड खरीद सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितनी देर का स्टे है, 4 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का, उस हिसाब से आपको बड़े अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। तो मैंने जब सिम कार्ड खरीदनी थी तो मैंने 7-11 की ऑप्शन थी मेरे पास। तो 7-11 वाले फॉर सम रीजन आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे सिम कार्ड नहीं देते, आपको कैश पे सिम कार्ड खरीदनी पड़ती है। क्योंकि मैंने अभी तक करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाई थी तो मुझे एटीएम से पैसे विड्रॉ करवाने पड़े, जिसका दो नुकसान हुए। एक तो बहुत ही बुरा कन्वर्जन रेट मिला और दूसरा ये कि अगर आप इंटरनेशनल कार्ड वहां पर इस्तेमाल करते हैं मलेशिया में तो आपको $3 से $5 तक का कट पड़ सकता है, जो कि तकरीबन 25 से 30 रिंगट बनते हैं। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में देखते हैं तो करीबन 1000 रुपए के आसपास की आपको डस्ट लगती है। इस चीज का आपने ख्याल
ख्याल रखना है कि आप करेंसी लेकर जाएं। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो जहां से भी आप यूएसडी खरीद रहे हैं, अगर आप वहां से तकरीबन 100 के आसपास या 100 या 200 रिंगट खरीद लेते हैं तो दैट वुड बी सफिशिएंट, तो ताकि आपको वहां पर जाके रेट्स ना अच्छे ढूंढने पड़े, आप आसानी से अपने मुल्क में उतनी करेंसी ले जाएं कि आपको पहले दिन वहाँ पे मसले का सामना ना करना पड़े। और मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको दोनों तरह की करेंसी आपके पास होना लाजमी है। आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड्स भी होने चाहिए और आपके पास एक्चुअल करेंसी भी होनी चाहिए। बहुत सी जगह ऐसी हैं जैसे कि सिम कार्ड मैंने आपको बताया, वहां पर आपको जो नोट और करेंसी है, पेपर करेंसी, वो लाजमी आपके पास होनी चाहिए काफी जगहों पे आपको सिम खरीदने के लिए। और बहुत से ऐसे स्ट्रीट हॉकर्स हैं, अगर आप स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं वहां पर भी आपको करेंसी की जरूरत पड़ सकती है। और उसके बाद जो अगली बात है कि अगर आप किसी जिस तरह मैं गया था गेंटिंग हाईलैंड और वहां पर मैंने गंडोला ली, जिसकी मैं आगे आपसे बात करूंगा, तो वहां पर जो मैंने गंडोला की टिकट खरीदी थी दैट वाज ओनली पॉसिबल विया कार्ड। वहां पर आपसे कैश करेंसी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और इसके बाद जब मैंने मलेशिया की इंटरसिटी बस बुक करवाई थी, वहां पर वो आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं थे कर रहे। तो आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए जब भी आप वहां पर जाएं। तो मेक श्योर कि आपका जो कार्ड है उसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन हो, ताकि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने ट्रांजेक्शन ऑन करवा लें। अगर ऑलरेडी ऑन है तो फिर भी कंफर्मेशन ले लें कि वो बता दें कि मैं इस डेट से इस डेट तक ट्रैवल कर रहा हूँ। और क्योंकि हम पैसों की बात कर रहे हैं और अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आपके लिए सिटी बस की ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है और इसके जरिए आप कम पैसों में कुआलालंपुर की सारी डेस्टिनेशन देख सकते हैं। सिटी बस आपको तकरीबन 20 रिंगट में पड़ती है और आप उसको ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं और काफी पॉइंट्स पे ये आपको फिजिकली भी जाकर बुक करवा सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन बुक करवाएं ताकि आपकी स्लॉट सिक्योर हो जाए। और सिटी बस होप ऑन होप ऑफ सर्विस है, अगर आपको कोई जगह पर ज्यादा टाइम गुजारना है तो आप आसानी से वहां पर उतर सकते हैं, वहां पर घूम फिर सकते हैं। जैसे ही अगली बस आए आप उस पर बैठ के अगली डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो अगर आप कम वक्त में कुआलालंपुर की ज्यादा से ज्यादा डेस्टिनेशन कवर करना चाहते हैं तो सिटी बस इज हाईली रिकमेंडेड, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। अब हम बात करते हैं मुझे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है वीजा, कि मलेशिया का वीजा प्रोसेसिंग क्या है, कितनी फीस है और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये इसके काफी डिफरेंट वेज है। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट है, अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। मैंने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था और मुझे इसकी कॉस्ट तकरीबन 15 से 17 हजार के आसपास पड़ी थी, मगर मेरे एक दोस्त ने रिसेंटली अप्लाई किया है, उनके कुछ एजेंट जानने वाले थे, उनको 12,500 इसकी कॉस्ट की थी। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट 12,500 से 20,000 के दरमियान आपको मिल जाएगी। और आप खुद अप्लाई करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 20 रिंगट है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। और इसके बाद 105 रिंगट आपको इसकी प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ती है, तो 125 रिंगट के आसपास आपका खर्चा आ जाता है। और इसके अलावा इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपके पास ऐसा पासपोर्ट जिसकी 6 मंथ वैलिडिटी हो, और आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं वो भी चाहिए होंगे। उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपके पास हो, जो कि एजेंट आपको रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा आपके पास एफआरसी या एमआरसी, अगर आपके पास, अगर आप मैरिड है तो एमआरसी, अगर आप मैरिड नहीं है तो एफआरसी। उसके अलावा आपके क्या काम करते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीजें, और पासपोर्ट की फोटोज, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको चाहिए होगी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे लिख के लगा दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको मजीद चाहिए अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन कहने के मेरा 8 दिन लगे थे मलेशिया का ई वीजा आने में, और अगर आपका स्टिकर वीजा लगाना चाहते हैं तो तकरीबन 1 महीने का टाइम आपको लगेगा, और इसके लिए आपका पासपोर्ट मलेशिया की एम्बेसी में जाएगा, जो कि काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं एंट्री की, मतलब कि फ्लाइट या बस की टिकट की। क्योंकि मैं सिंगापुर से मलेशिया आया था तो मुझे जो उसकी बस की कॉस्ट पड़ी थी वो तकरीबन 120 रिंगट पड़ी थी। वो मैंने बुक की थी वन टू गो एशिया से, जो कि एक बड़ी फेमस वेबसाइट है एशिया में। अगर आप कोई भी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मुझे 120 रिंगट में वो पड़ी। और अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन जो फेयर्स हैं वो चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान से आजकल अगर आप सिर्फ मलेशिया जाते हैं तो रिटर्न टिकट तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख के आसपास पड़ जाती है। और अब हम बात करते हैं कि मलेशिया और मलेशिया के एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचना कैसे है। क्योंकि मैं सिंगापुर से बाय बस मलेशिया आया था तो मुझे उसकी जो टिकट कॉस्ट थी वो 120 रिंगट पड़ी थी, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक की थी वन टू गो एशिया से, जो कि बड़ी ही फेमस वेबसाइट है। और इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रिसेंट जो कॉस्ट है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एज पर नाउ जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मलेशिया की रिटर्न टिकट आपको 1.5 से 2 लाख से पाकिस्तान से मिल सकती है। और इसके बाद ही चले हम पहुंच के एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से जाना है अपने होटल। यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शन है। नंबर 1 है मेट्रो, जो कि सबसे फास्ट और एक्सपेंसिव, वन ऑफ द एक्सपेंसिव ऑप्शन है, जो कि आपको 55 रिंगट में केएल सेंट्रल उतारेगी। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि आपका हॉस्टल कहाँ है या होटल कहाँ है, वो आपको टैक्सी को पे करके वहां पर पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास है बस की टिकट है 15 रिंगट, और ये भी आपको केएल सेंट्रल उतारेगी, मगर इसकी जो ट्रेवल टाइम है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है, जो कि मेट्रो की निस्बत काफी ज्यादा है। मेट्रो आपको 30 मिनट में वहां पर छोड़ देती है। और उसके बाद तीसरी ऑप्शन है ग्रैब की। ग्रैब या टैक्सी अगर आप वहां से बुक करवाते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने लोग हैं, वो आपको ऑप्शन सूट कर सकती है। मलेशिया में अगर आपने ट्रेवल करना है तो अगर आप 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो टैक्सी आपके लिए काफी फीसेबल ऑप्शन रहती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट स्प्लिट हो जाती है। और दूसरी बात ये कि अगर आप जब भी होटल बुक कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना आपका जो होटल है वो मेट्रो की स्टेशन के आसपास हो, इससे भी आपकी कॉस्ट काफी बच जाती है। तो अब बात करते हैं होटल्स या अकोमोडेशन की। तो मलेशिया
में अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो बेस्ट प्लेस टू लिव इज बुकित पिंगतांग, जो कि कुआलालंपुर का सिटी सेंटर है। और सिटी सेंटर होने की वजह से आपको हर चीज करीब करीब मिल जाती है, मगर ये काफी एक्सपेंसिव भी बन जाता है। तो बुकित पिंगतांग में अगर आप एक हॉस्टल बुक करते हैं तो वो तकरीबन आपको 30 से 50 ringgit में पड़ जाता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन काफी पिक्चर्स देखी थी और मेरे दोस्त जो गए थे वो एक पेंट हाउस में रुके थे, जो कि हॉस्टल था, जो कि मतलब कि आप शेयरिंग में रहते हैं। और मगर वहां से आपको पेट्रोनास ट्विन टावर का बहुत प्यारा व्यू नजर आता है और एक इन्फिनिटी पूल है। मैं उसकी कोई पिक्चर्स यहाँ पर लगा दूंगा ताकि उसका आपको अंदाजा हो जाए। तो मैंने वो बुक किया था, जो कि मुझे पड़ा था तकरीबन 70 ringgit पर नाइट में। मगर मेरे साथ हुआ ये कि मेरे एक बहुत ही अजीज वहां पर मलेशिया में रहते हैं, उनको पता चला कि मैं मलेशिया आ रहा हूँ, तो उन्होंने बड़ा इसरार किया कि आप हमारे साथ रुके, तो मुझे वो होटल की बुकिंग कैंसिल करना पड़ी। मगर अगर आप वहां पर उस पेंट हाउस में रहना चाहते हैं तो 70 ringgit के आसपास आपका पर नाइट खर्चा आएगा। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रुके लिटिल इंडिया या चाइना टाउन के आसपास, क्योंकि हम पाकिस्तान या इंडिया से जा रहे हैं तो हमें मस्जिदें भी चाहिए, आसपास हमें हलाल खाना भी चाहिए। खैर मलेशिया में हलाल खाने का मसला नहीं, देसी खाना चाहिए होता है। तो लिटिल इंडिया इज द बेस्ट प्लेस, जहां पर आपको बहुत अच्छा सस्ता खाना मिल जाएगा और आपको होटल अच्छे मिल जाएंगे और बड़ी मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे। लिटिल इंडिया या चाइना टाउन में आपको जो होटल है वो तकरीबन 30 से 50 ringgit में एक अच्छा रूम मिल जाता है। अगर आप हॉस्टल वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो कहने के आपको 20 से 25 या मैक्सिमम 30 ringgit में एक बहुत ही अच्छा शेयरिंग में हॉस्टल भी मिल जाता है। इसके अलावा मेरा कोई खास खर्चा अकोमोडेशन में हुआ नहीं, क्योंकि अपने दोस्त के साथ रह रहा था। मगर जब मैं जॉर्ज टाउन गया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मलेशिया की जो इमिग्रेशन है वो काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो मैंने अपनी आइटनरी को सिंपल रखने के लिए 3 दिन का वहां पर होटल बुक करवा लिया। तो मैंने कहा जैसे मैं इमिग्रेशन क्लियर करूंगा उसकी बुकिंग कैंसिल कर दूंगा। वो चीज मुझे काफी बैकफायर कर गई और मेरी जो आइटनरी थी उसमें जॉर्ज टाउन सिर्फ एक दिन के लिए था। अलबत्ता मैंने जब 3 दिन का हॉस्टल बुक करवाया तो उसको मैं कैंसिल करना भूल गया, तो मुझे वो 500 ringgit की डस्ट लगी, जो कि तकरीबन 150 या 160 ringgit पर नाइट का वो होटल था। वो काफी अच्छा होटल था, उसकी वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत था, मगर वो डस्ट मुझे काफी लगी। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। तो मैंने ये चीज बाद में सीखी, अगर आप इन्हें इमिग्रेशन क्लियर करनी है, इट डजंट मैटर कि आपका बहुत महंगा होटल है या सस्ता होटल है, बस आपके पास लेजिट बुकिंग होनी चाहिए, दैट इज गुड इनफ। तो अगर आपकी आइटनरी मेरी तरह की है तो आप ज्यादातर टाइम आपकी जो रातें होगी वो कुआलालंपुर में ही गुजरेंगी। अगर आप गेंटिंग आइलैंड जाते हैं, अगर आप मिलाका जाते हैं तो आप वापस केएल ही आएंगे। तो केएल में अगर आप होटल बुक करवाते हैं तो कह लें कि आपको 30 से 50 ringgit जो है वो रीजनेबल प्राइस है, और आप 6 दिन के लिए वहां पर रुकते हैं तो आपको 300 ringgit काफी होगा आपकी होटल बुकिंग के लिए। अगेन ये जो सारी प्राइसेस हैं वो मेरी रात के हवाले से कि मैं किस तरह के होटल में रुका, और मैं अकेला था एज अ सोलो ट्रैवलर। अगर आप ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये कॉस्ट अप या डाउन हो सकती है। तो जी अब बात करते हैं खाने की। तो खाने के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं अपने दोस्त के पास रुका था तो मेरी काफी कॉस्ट बच गई थी, मगर कुछ खाना मैंने जो बाहर से खाया उससे मुझे अंदाजा हुआ कि मलेशिया का जो खाना है एक तो बहुत ही मजेदार है, उसकी काफी डिफरेंट रेसिपीज हैं, डिफरेंट तरह का आपको थोड़ी सी थाई किस्म की कुजीन भी मिल जाती है। मलेशिया की अपनी भी हैवीली मीट बेस्ड कुजीन है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मलेशिया में अगर आप अच्छा खाना टूरिस्ट प्लेस से खाना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 ringgit में बहुत अच्छा एक मील मिल जाता है। और अगर आप जरा लेस टूरिस्टिक प्लेस में जाते हैं, जिस तरह लिटिल इंडिया के आसपास या चाइना टाउन के आसपास बैकस्कर्ट्स में, तो आपको 5 से 10 ringgit में भी एक अच्छा फुल मील मिल जाता है। तो खाने का अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप हफ्ता मलेशिया में रुक रहे हैं तो अगर आपके पास 200 से 250 ringgit है तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से वहां पर खाना अपना एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात कि मलेशिया का जो स्ट्रीट फूड है उसकी गेम बहुत नेक्स्ट लेवल है, आपको बहुत बहुत मजे का स्ट्रीट फूड मिल सकता है। और अगर आप खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है तो उसके लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बजट रखना पड़ेगा। मेरा जो रफ एस्टिमेट है कि अगर आप डेली 1-2 कॉकटेल्स, अच्छी ड्रिंक्स जिसको आप कहते हैं, मतलब दे आर वेरी नाइस, मैंने अपने व्लॉग्स में उसका काफी जिक्र किया है वो, और उसके बाद अगर आप कुछ उनका फ्राइड चिकन वगैरह खाना चाहते हैं तो वो आपको कहने के 100 से 150 ringgit आप एक्स्ट्रा उसके रख सकते हैं। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डे बाय डे आइटनरी और किस तरीके से मैंने मलेशिया को घूमा, किन किन शहरों में गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला दिन। तो पहले दिन हम सुबह सुबह निकले, ग्रैब करवा के हम पहुंचे पेट्रोनास ट्विन टावर्स, जो कि आपको पता है कि पेट्रोनास ट्विन टावर्स दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन टावर्स है और 2004 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी थी। तो उसके बाद बुर्ज खलीफा ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो पेट्रोनास ट्विन टावर आप फ्री में देख सकते हैं, उसके सामने केएलसीसी पार्क है जो कि आप फ्री में देख सकते हैं। और अगर आप पेट्रोनास ट्विन टावर्स के ऊपर जाके कुआलालंपुर का जो व्यू है वो लेना चाहते हैं तो उसकी टिकट है 120 ringgit, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने कुआलालंपुर का 360 व्यू लेना है तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है केएल टावर। केएल टावर जो कि उनका एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, मगर वहां पर एक ऑब्जर्वेशन डेस्क भी है जो कि आपको 360 व्यूज देता है, जिसकी टिकट 20 ringgit से स्टार्ट होती है। वो 20 ringgit में आपको एक बिल्कुल ही बेसिक फैसिलिटी मिलती है, बट उनकी जो टिकट है जिसमें आपको 360 व्यू मिलता है सब कुछ, वो तकरीबन 90 ringgit के आसपास पड़ती है और वो आपको केएलसीसी का या केएल का बेस्ट व्यू देती है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्री जगह है जो आप देख सकते हैं उसमें है आप जलन अलोर, एक फूड स्ट्रीट है जो कि बहुत ही एक अच्छी फूड स्ट्रीट है, जहाँ पर आपको मलेशिया का काफी स्ट्रीट फूड मिल जाएगा और आप तरह तरह के खाने
वहाँ से खा सकते हैं, कॉकटेल्स पी सकते हैं और वहाँ पर फ्राइड किस्म के जैक फ्रूट्स और बहुत ही मज़े के जो मलेशियन कुजीन है खासतौर पर स्वीट्स, वो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद रात को हमने वहाँ पर एंजॉय किया KLCC पार्क में, जो वहाँ पर उनका एक फाउंटेन शो था जो कि बस ठीक था अगर आपने अच्छे फाउंटेन शोज देखे हुए, क्योंकि दैट वाज विदाउट म्यूजिक, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा मलेशिया में कुआलालंपुर में देखने को बड़ा कुछ है, मगर एक दिन में आप ये 2-3 चीज़ें कवर कर जाएंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके बाद एक आप अच्छा सा डिनर करके वापस आकर रेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरे दिन हमने डिसाइड किया कि आज हम KL से बाहर निकल के जाएंगे मिलाका सिटी। दूसरे दिन के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो मलेशिया विजिट करते हैं वो दूसरे दिन बाटू केव्स वाली साइड पर ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। मैं अपने इस ट्रिप में बाटू केव्स नहीं गया, हालांकि वो मेरी लिस्ट पर थी क्योंकि मेरे साथ मेरे दूसरे दोस्त थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम मिलाका जाएंगे। मिलाका आपको KL सेंट्रल से बस बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जो कि तकरीबन 10 से 15 रिंगट आपको चार्ज करेगी। डिफरेंट बस सर्विसेज है और आपको रिटर्न टिकट तकरीबन 25 से 30 रिंगट के आसपास वहां से मिल जाएगी। मिलाका आप पहुंचेंगे, वहां पर आपको तकरीबन कह लें कि 3 से 4 घंटे की ड्राइव लगेगी और वहां पहुंचकर आप मिलाका को एंजॉय कर सकते हैं। मिलाका बेसिकली एक बहुत ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस रखता है मलेशिया की हिस्ट्री में, और डच ने यहाँ पर हमला किया था और सबसे पहली सेटलमेंट जो यहाँ पर बनी थी वो मिलाका में ही बनी थी, इसलिए इसको मिलाका डच स्क्वायर भी कहा जाता है। यहाँ पर देखने को काफी कुछ है। वहाँ पर बहुत ही प्यारी एक क्रूज है क्योंकि बड़ी प्यारी कैनाल शहर के अंदर से गुजरती है, और वहाँ पर 18वीं सदी की एक चर्च भी है जो कि जिसे हम गए थे पब्लिक हॉलीडे थी तो वो बंद थी। और उसके अलावा वहाँ पर एक रेड स्क्वायर है और उसके अलावा एक जोकर स्ट्रीट है जो कि आपको चाइना टाउन की भरपूर वाइब देती है। और अगर आप मलेशिया की जो जलन अलोर है वो फूड स्ट्रीट देख कर गए हैं तो ये जोकर स्ट्रीट है, ये जलन अलोर जो फूड स्ट्रीट है उससे काफी लंबी है और आपको काफी चाइनीज फूड वहाँ से मिलता है। मैंने वहाँ पर ज्यादा चीजें तो नहीं खाई क्योंकि वहाँ पर आपको हलाल चीजें मिलना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और आप 100% श्योर नहीं होते कि चीजें हलाल है कि नहीं। वहाँ की जो 2 मशहूर तरीन चीजें हैं उनमें एक है कि वहाँ पर पत्तों के अंदर रख के आपको बारबेक्यूड या ग्रिल्ड फिश मिलती है जो कि एक बड़ी अच्छी चीज है, और इसके अलावा वहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला वेफल्स मिलते हैं जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट स्वीट थी जो कि मैंने मलेशिया में ट्राई की। 10 रिंगर में आपको मिलते हैं एंड इट्स अ मस्ट है। उसके अलावा अगर आप जो डच टाउन है या मिलाका है उसका पूरा जो क्रूज ले सकते हैं वो भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। उसके बाद जी हम वहाँ से वापस आए, एक हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से तकरीबन 30 रिंगट का डिनर किया और उसके बाद हम वापस आ गए KL में रात को, क्योंकि अगले दिन मेरा एक सफर बड़ा लंबा था, वो मुझे पहुंचना था वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन मलेशिया। तो तीसरे दिन मैं निकल गया जी सुबह सुबह KL सेंट्रल से बस पकड़कर जॉर्ज टाउन। तो यहाँ पर KL सेंट्रल के हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। KL सेंट्रल में जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा हजूम मिलेगा क्योंकि वहाँ पर पूरे मलेशिया की बसेस निकलती हैं, और अगर आपने बस की टिकट टाइम पे लेनी है तो आपको अपने डिपार्चर टाइम से तकरीबन कोई घंटा डेढ़ वहाँ पर पहुंचना चाहिए। तो वहाँ पर 2 किस्म की आपको लाइन्स मिलेगी, एक कियोस्क की और एक आपको मिलेगी काउंटर की, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को वहाँ पर देखा कि वो एक काउंटर वाली लाइन में लगे हुए हैं, वो तकरीबन आधे पौने घंटे के वेट के बाद जब उनकी बारी आई तो उनको वापस कियोस्क पे जाना पड़ा क्योंकि दे वांटेड टू पे विया कार्ड। अगर आपने वहाँ पर कार्ड से पे करना है तो आप कियोस्क पे जाके खुद अपनी टिकट अपना अराइवल और डेस्टिनेशन इनपुट करके अपने टिकट कार्ड के जरिए ले सकते हैं, और अगर आप काउंटर पे जाके डिस्कस करके बेस्ट टाइम क्या है तो काउंटर से टिकट लेना चाहते हैं तो वो कैश ओनली काउंटर्स होते हैं। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, ये चीज आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, वरना आप भी दूसरे लोगों की तरह वहाँ पर काफी देर अपना टाइम जाया कर सकते हैं। तो जी KL सेंट्रल से हम निकले और उसके बाद तकरीबन 8 से 9 घंटे की ड्राइव है जॉर्ज टाउन जाने के लिए। मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां से निकला था और मैं तकरीबन असर के बाद पहुंचा जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन में जहां पर मुझे इसने उतारा सिनाई नबोंग उस जगह को कहते हैं, वहां से मैंने 20 रिंगट की ग्रैब ली और उस ग्रैब से मैं पहुंचा जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन कहने के आर्टिस्टिक सेंटर आप उसको कह सकते हैं कुआलालंपुर का। वहां पर खास तौर पर जो स्ट्रीट आर्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है। जगह जगह पर चलते चलते आपको अचानक से दीवार पे बड़ी प्यारी सी वॉल आर्ट मिल जाती है जो कि बड़ी ही पिक्चरक सी जगह है। क्योंकि मैं वहां पर लेट हो गया था तो ये मेरी गलती है, तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप जॉर्ज टाउन जाना चाहते हैं तो आप रात की बस लें ताकि आप सुबह वहां पहुंचे और दिन भर उसकी वाइब्स एंजॉय करें। और जॉर्ज टाउन वो जगह है जहां पर मैंने काफी ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट देखे क्योंकि ये बड़ा ही लेट बैठ सा एरिया है। आप वहां पर 2 रातें गुजारें और बड़े अच्छे तरीके से आप वहां पर उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद वहां पर मैंने उनकी देखी कैप्टन किलिंग मॉस जो कि उनकी एक काफी फेमस अट्रैक्शन है, और उसके बाद थोड़ी देर बीच पे रिलैक्स करके वहां पर मैं रात को सो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको उस होटल में चेक इन किया जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो मुझे काफी महंगा पड़ा। तो उसके बाद मैंने वहां पर रात गुजारी। अगले दिन सुबह वहां से नाश्ता करके मैं निकल गया गेंटिंग आइलैंड के लिए। तो उसके बाद करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। तो जी अगले दिन सुबह सुबह मैंने वहां का एक मलेशियन ब्रेकफास्ट किया जो कि तकरीबन मुझे 10 रिंगट में कॉस्ट किया एंड इट वाज रियली गुड एंड वेरी फुलफिलिंग। उसके बाद मैं पहुंचा गेंटिंग आइलैंड। गेंटिंग आइलैंड जाने के लिए अगर आप वहां से जॉर्ज टाउन से जा रहे हैं तो एक चीज का मैं आपको यहाँ पर जिक्र करता चलूंगा कि मैंने जब उसकी वो टिकट बुक करना चाहिए तो मैं उनके स्टेशन पर गया। स्टेशन ने कहा कि तमाम टिकट सोल्ड आउट है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो जब मैं ऑनलाइन चेक किया तो मुझे टिकट मिल गई। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने वहां से जॉर्ज टाउन से गेंटिंग आइलैंड जाना है तो मेक श्योर यू बुक इन एडवांस। आपको रन टाइम पर कोई टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 साढ़े 7 बजे ये आपको वहां से ले जाते हैं। तो जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफर
है जिसमें तकरीबन 2 पिट स्टॉप्स आते हैं और एक ब्रेकफास्ट का स्टॉप आता है, और इसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी तकरीबन 45 से 50 रिंगट के आसपास पड़ी। गेंटिंग आइलैंड पहुंचकर सबसे पहले इन्होंने हमें उतारा कि फर्स्ट वर्ल्ड होटल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, जिसमें 7351 रूम्स हैं। और इसको होटल क्या नाम मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, पूरे का पूरा शहर है जिसके अंदर इनके अपने स्टेशन हैं, इनके अंदर आपको शॉपिंग मॉल मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको सैलून मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको बैंक्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको कसिनोज मिल जाते हैं। लाइक इट्स अ वेरी बिग होटल, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट होटल है। तो आपको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, अलबत्ता इसमें पूरा थीम पार्क भी है। मगर मैं जिस वजह से वहां पर गया था, वहां से मुझे जाना था गंडोला का एक्सपीरियंस करना है, और गंडोला का एक्सपीरियंस आपको पड़ता है तकरीबन 20 से 25 रिंगट में, और यहाँ पर अगेन आप सिर्फ कार्ड से पे कर सकते हैं। तो ये चीज का भी आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके पास कार्ड में सफिशिएंट फंड्स हो और इंटरनेशनली एक्टिव हो। तो जी मैंने गंडोला ली, तो उसके बाद मैं वहां पर चल गया मंकी टेंपल देखने के लिए, जो कि चाइनीज स्टाइल का बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, और वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्टैचू था बुद्धा का। और जिसमें मैं गया था आई वाज लकी, वहां पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बहुत ही प्यारा मौसम था, और बादल बिल्कुल आपको छू के गुजर रहे थे। इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। तो जब भी आप मलेशिया जाएं, गेंटिंग आइलैंड आप लाजमी जाएं, और ये टेंपल्स भी आप लाजमी विजिट करें। इफ यू आर इनटू चाइनीज कल्चर एंड हिस्ट्री और रिलीजन, तो आपको काफी वहां पर इंसाइट्स उसके मिल जाएंगे। उसके बाद वापसी पे जाते हुए जब मैं गंडोला पे गया, तो मेरे साथ कुछ फॉरेनर्स थे, तो वापसी मेरा मेरा मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं अकेला ट्रैवल करूं। तो यहाँ पर आपके लिए ट्रिक ये है कि अगर आप वापस आना चाह रहे हैं गंडोला में बैठने के लिए, तो मेक श्योर कि आप उस गंडोला में बैठें जो कि खाली हो, क्योंकि जाते हुए तो लोग वो भर भर के भेजते हैं, वापसी पे लोग अपनी मर्जी से गंडोला में बैठ के आते हैं। तो अगर आप 5 से 10 मिनट वेट करेंगे तो आपको खाली गंडोला मिल जाएगा, जिससे आपको 360 व्यू पूरे का पूरा आपके लिए होगा, एंड यू विल एंजॉय योरसेल्फ। जैसे ही मैं वहां पर वापस आया, तो उसके बाद मैंने उस फर्स्ट वर्ल्ड होटल को और गेंटिंग आइलैंड को एक्सप्लोर किया। वहां पर खाने की बहुत ऑप्शंस हैं, आपको फास्ट फूड मिल जाता है, आपको मलेशियन फूड मिल जाता है, आपको चाइनीज फूड मिल जाता है, इटालियन फूड मिल जाता है, बहुत कुछ। वहां पर जो मेरी हाईलाइट जो मैंने की, वहां पर मैंने जो सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो थी वहां पे एक वेनिला आइसक्रीम विद हनी, हनी बी फार्म टाइप कुछ दुकान थी, उसका भी रोल मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा। और वहां पर जो आइसक्रीम थी उसके ऊपर रियल रॉ हनी डाला जाता था, जिसका टेस्ट बहुत ही मजेदार था। और उसके अलावा लोग गेंटिंग आइलैंड इसलिए जाते हैं कि वहां पर बहुत ही खूबसूरत बच्चों की थीम पार्क है, जहां पर बच्चे और बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, और कसिनो, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कसिनो इन मलेशिया है। और इस कसिनो में जाने के लिए मैं कसिनो में नहीं जा सका, क्योंकि मेरे पास कैमरा गैजेट्स से व्लॉगिंग के साथ सेटअप था, और वो आपको कैमरा अलाउ नहीं करते। तो ऐसा तो उसके बाद जी वापसी पे मैंने वहां पर 20 से 25 टिकट की बस बुक की, और मैं रात को पहुंच गया कुआलालंपुर। और उसके बाद अगला दिन मेरा आखिरी दिन था मलेशिया में, और अगले दिन मैंने वहां पर की थोड़ी सी शॉपिंग। और यहाँ पर आपके लिए एक और जनरल गाइडलाइन कि आप दुनिया में किसी भी मुल्क जाएं, और अगर आपने कुछ सोवेनियर्स या गिफ्ट पाकिस्तान या जिस भी मुल्क आप जा रहे हैं वापस लाने हैं, तो मेक श्योर कि वहां पर जो देसी कम्युनिटी है, जो हमारी लोकल कम्युनिटी वहां पर रह रही है, उनसे पूछिए कि वो शॉपिंग वगैरह जब पाकिस्तान जाते हैं तो कहाँ से करते हैं। तो दे विल गिव यू द बेस्ट प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड द बेस्ट डील, जहाँ पर आपको सस्ती और अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। तो ऐसे ही मैंने अपने भाई से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप हनीफा डिपार्टमेंटल स्टोर जाएं। मैं हनीफा डिपार्टमेंटल स्टोर गया। आई वांटेड टू मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट इट, बट फॉर सम रीजन हनीफा डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको कैमरा यूज करना अलाउ नहीं है। पर अलबत्ता मैंने वहां से शॉपिंग की। उसके अलावा थोड़ी सी शॉपिंग मैंने लुलु हाइपर मार्ट से की, जो कि दो ही बड़ी अच्छी ऑप्शन है अगर आप मलेशिया जाएं और आपने कुछ कह लें कि चीजें खरीदनी है पाकिस्तान वापस, चॉकलेट्स या कुछ भी गिफ्ट वगैरह, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन आपके पास हो सकती है। उसके बाद आखिरी दिन मैंने सारा कुआलालंपुर को पैदल एक्सप्लोर करते हुए गुजारा। मैं दोबारा जलन अलोर फूड स्ट्रीट गया, वहां पर डिफरेंट किस्म के खाने खाए, और यहाँ पर मैंने माचा आइसक्रीम ट्राई की। अगर आपने मेरा थाईलैंड वाला व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि मुझे माचा आइसक्रीम कितनी पसंद आई थी। और मलेशिया में और सस्ती सी सिर्फ 2 रिंगट में आपको एक कोन मिलती है, जो कि बहुत ही मजेदार होती है। और उसके साथ साथ मेरे पूरे मलेशिया ट्रिप की जो बेस्ट मील था वो था दमस्कस शवारमा। दमस्कस शवारमा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर पिछले व्लॉग्स देखे तो आपको पता होगा वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ थी। वहां पर आपको 2 से 3 लाइनों में लगना पड़ता है, पहले टोकन की लाइन में, उसके बाद पेमेंट की लाइन में, और उसके बाद फूड की लाइन में। और अगर आप अंदर बैठ के खाना चाह सकते हैं 2 से ढाई घंटे का वेट तो कहीं नहीं है। मैंने वहां पर उनका बीफ मील ट्राई किया, जिसमें शवारमा, पिकल्स, फ्राइज, और बहुत ही मजे का वो एक्सपीरियंस था। और अगर मैं दोबारा कभी मलेशिया जाऊंगा तो अगर कहें कि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, तो आई विल गो टू दमस्कस शवारमा, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उसके अलावा वहां पर आप पवेलियन मॉल घूम सकते हैं। उसके अलावा 2-3 और मॉल्स हैं वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आखिरी दिन मलेशिया में, और उसके बाद मैं आ गया रूम में वापस। और अगले दिन सुबह मैंने करवाई टैक्सी, और वो टैक्सी मुझे पड़ी तकरीबन 100 से 120 रिंगट में मेरा ख्याल है। आई एम नॉट 100% श्योर बिकॉज मेरे पास वो रिकॉर्ड में नहीं है, मगर वो काफी महंगी पड़ी थी, क्योंकि जो 60 किलोमीटर का सफर है जो कि केएल से केएल एयरपोर्ट तक है, तो वो काफी लंबा है, और सुबह सुबह रश भी काफी होता है। तो उसके बाद पहुंचा केएल एयरपोर्ट, और ये मेरा आखिरी खर्चा था जी। तो जी अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आई उसमें वीजा की 150 रिंगिट, सिंगापुर जो बस में मैं ट्रेवल करके मलेशिया आया वो 120 रिंगिट, खाने पे मेरा तकरीबन कुछ 200 रिंगिट के आसपास खर्चा आया, होटल जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे किया जो कि मुझे बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन 500 में पड़ा मुझे। और उसके बाद जो मिसलिनियस चार्जेस, कुछ एंट्री टिकट्स, ये वो सब कुछ मिला के मुझे पड़ा 200 रिंगिट में। शॉपिंग मुझे पड़ी 250 रिंगिट में, जिसमें मैंने कुछ कॉफी परचेज की जो कि बहुत अच्छी थी, और बाकी सोवेनियर्स और चॉकलेट्स वगैरह। और इन ट्रांसपोर्ट मेरा तकरीबन जो सिटी टू सिटी और बाकी जो ग्रैब वगैरह है तकरीबन 300 रिंगिट के आसपास का खर्चा आया। और ये तकरीबन
तकरीबन सारा बनता है 1720 रिंगिट, और इसमें अगर हम इसको यूएसडी में कन्वर्ट करें तो 384 यूएसडी हमारा बनता है। तो ये तकरीबन एक हफ्ते की पूरी आइटनरी है। और अगर आप मजीद बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन आप 300 रिंगिट में बड़े अच्छे तरीके से पूरे हफ्ते का मलेशिया का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आप हॉस्टल में रह सकते हैं, आप ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहाँ पे खाना सस्ता है। आप दूर दराज ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप करीब ट्रैवल करें, जिस तरीके से मैं जॉर्ज टाउन गया, मैं मिलाका गया, आप बाटू केव्स ट्राई कर सकते हैं। आप जो स्केल के अंदर थीम पार्क्स हैं वो चीजें देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम काफी बच जाएगा और आप एक दिन में मल्टीपल जगह कवर कर सकते हैं। तो जी ये था जी मेरा ब्रेकडाउन। तो आई कैन सेफली से कि अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो 300 से 350 का बजट इज मोर देन इनफ। अगर आप सिंगापुर से आ रहे हैं और अगर आप सिंगापुर से नहीं आ रहे और आप पाकिस्तान से फ्लाइट लेकर आ रहे हैं तो करीबन 300 का बजट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू डू अ बजट ट्रैवल फॉर 1 वीक इन मलेशिया। तो इसके अलावा अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप मजीद इसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं ऐसी मजीद वीडियो बनाता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।